स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज क्या कहें कि करंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं और उस सीरीज में ये चौथा लेक्चर है, अपना फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया गया है। साथ ही साथ में इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जा रहा है। तो अगर आप लिखना नहीं चाहते हो कि सब कुछ मिल जाए एक जगह, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ये क्यूरेटिव पेटिशन का संबंध या क्यूरेटिव पेटिशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये होता है और इसका संबंध सुप्रीम कोर्ट के किस वाद से रिलेटेड है। तो देखो, क्यूरेटिव पेटिशन ये इसको बोला जाता है अंतिम विकल्प माना जाता है न्याय प्राप्त करने का। और जो रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक केस आया था उसमें क्यूरेटिव पेटिशन का संबंध उससे माना जाता है। इस क्यूरेटिव पेटिशन में क्या किया जाता है, कोर्ट को अपना जो फैसला पहले निर्णय सुना चुका है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो उसकी समीक्षा करने के लिए मांग की जाती है कि समीक्षा करें। और ये आखिरी पैदान है न्याय प्राप्त करने का, या अंतिम विकल्प माना जाता है क्यूरेटिव पिटीशन को, कि जो पहले गलतियां हो चुकी है कोर्ट खुद ब खुद उसको क्या कर दे, सुधार कर ले। ठीक है ना। तो ये आप लोग को दूसरा है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना हुई। और मजेदार की बात है कि क्या ये 9 अप्रैल 2023 को अनाउंस किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। किसके द्वारा? भारत द्वारा ये संगठन बनाया गया है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी होने पे शुरुआत किया गया है। 50 वर्ष, अर्थात आप लोग समझो कि 9 अप्रैल 2023 को अनाउंस किया गया है, तो 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर क्या किया गया था, लॉन्च किया गया। इसीलिए ये 50 वर्ष हो गया। उसके उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संगठन बनाया गया। और इस संगठन में टोटल 97 देश शामिल होंगे। कितने देश? 97 देश शामिल होंगे। अभी हाल ही में तंजानिया देश क्या हुआ, इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। अच्छा, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किससे रिलेटेड है? तो जो 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां हैं उनके संरक्षण करने के लिए। 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियां कौन कौन है? एक हो गया बाघ, एक हो गया शेर, दूसरा तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इन 7 को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया। तो ये ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट है कि डांसिंग फ्रॉग या माइक्रेक्लस ये कहाँ पे अभी देखा गया? तो पश्चिमी घाट का स्थानिक जीव है जो पश्चिमी घाट में देखा गया डांसिंग फ्रॉग को। ठीक है ना। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति क्या है? पीवीटीजी ग्रुप में शामिल किया जाता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप बोला जाता है, पीवीटीजी ग्रुप। अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति को आवास का अधिकार दिया गया है। तो बैगा जनजाति आती है पीवीटीजी ग्रुप में, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। टोटल ये कितने जनजाति हैं पीवीटीजी ग्रुप में? तो ध्यान रखना 75 जाति, मतलब जनजातियां हैं। 75 जनजातियों को भारत में पीवीटीजी घोषित कर दिया गया। अगर देखा जाए तो ये पीवीटीजी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो देखो, पहला पीवीटीजी की बात करें तो 1973 में डेवर कमीशन बना था। 1973 में क्या बना था? डेवर आयोग बना था। उसके रिकमेंडेशन पे, डेवर आयोग के रिकमेंडेशन पे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को अलग किया गया था। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाया गया था, अलग किया गया था। और 2006 डेवर आयोग के बाद प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप को रूप में जाना जाता था, और 2006 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? ये पीवीटीजी ग्रुप कर दिया गया था। अगर हाल ही की लिस्ट में देखोगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पीवीटीजी ग्रुप या
ट्राइबल कहाँ पाए जाते हैं इस ग्रुप के, तो उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा में हमारे 12 या कभी कभी 13 बोला जाता है, तो 12 या 13 ट्राइबल हैं जो शामिल हैं। वैसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कितना है, 12, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में भी 2 हैं, याद रखना। यूपी में 2 है, एक है यूपी में, अगर एक का नाम लेंगे यूपी में तो कौन है, बुक्सा, और दूसरा कौन है, दूसरा है राजेज। ये यूपी के पीबीटी ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात को। और पीबीटी जी में शामिल करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो हमारे जो जनजाति के मंत्रालय है, जनजाति मंत्रालय, उसके द्वारा बोला गया है कि अगर किसी की जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही हो, या जनसंख्या स्थिर हो, या बहुत पॉपुलेशन कम हो, तो उसको पीबीटीजी ग्रुप में शामिल किया जा सकता है। जो किसी से संपर्क में ना, किसी व्यक्ति के संपर्क में ना रहते हो, मतलब बिल्कुल आइसोलेशन में रहते हो, उनके लिए। इनकी कोई लिखित भाषा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनका सिंपल टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कृषि में या कोई भी अपनी काम कर रहे हो उसमें उनकी तकनीकी क्या हो, बहुत सरल होना चाहिए। और ये कभी भी चेंजेज नहीं चाहते हैं, परिवर्तन विरोधी होते हैं, या ये कहें कि परिवर्तन दर बहुत कम होता है, उनको पीबीटीजी ग्रुप में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया पीबीटीजी। नेक्स्ट है पक्षी। अभी एक पक्षी है रूडी सेल्डुक, जिसको सुरखाब भी बोला जाता है। ये प्रवासी पक्षी है, मध्य एशिया या यूरोप से ये भारत में आती है। भारत में इस पक्षी को क्या बोला जाता है, ब्राह्मणी बतख बोला जाता है। ब्राह्मणी बतख किसको, रूडी सेल्डुक को, ठीक है ना। जो रूडी सेल्डुक है या ब्राह्मणी बतख जो भारत में कहा जाता है, IUCN के लिस्ट कंसर्न में शामिल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावन राइनो। ये दुर्लभ गैंडा है जो IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल किया गया। अब IUCN का नाम आ रहा है तो IUCN के बारे में जान लें। देखो IUCN इस्टेब्लिश कब हुआ था, IUCN इस्टेब्लिश हुआ था 5 अक्टूबर 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड में, ठीक है। और IUCN एक रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। रेड डाटा बुक कब से पब्लिश करना स्टार्ट किया, ये रसिया में पब्लिश फर्स्ट टाइम में किया गया था 1979 में। 1979 में किया गया था। कहां से, रसिया से किया गया था, क्लियर। तो इसमें एक होता है पिंक पेज क्या होता है, पिंक पेज वो पेज होते हैं जिसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज को शामिल किया जाता है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड को शामिल किया जाता है, एक होता है ग्रीन पेज भी होता है, ध्यान रखना। ग्रीन पेज में क्या होता है, ग्रीन पेज में आपको क्या मिलेगा, इसमें जो इंडेंजर्ड पहले थे लेकिन वो बाहर हो गए, ठीक है ना। पहले इंडेंजर्ड थे, स्पीशीज थे, लेकिन आउट ऑफ डेंजरस हो गए, तो उनको फिर से क्या कर लिया जाता है, ग्रीन पेज में ट्रांसफर कर लिया जाता है, जो आउट ऑफ डेंजर होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लैक कलर किसके लिए है, जो एक्सटिंक्ट कंफर्म हो गया है कि वो स्पीशीज क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब वो समाप्त हो गया है। एक होता है अंबर कलर में क्या होता है, जो वनरेबल होते हैं, रेबल होते हैं, उनको इस कलर में रखा जाता है। और एक वाइट कलर होता है जिसमें रेयर स्पीशीज को शामिल किया जाता है, जिसकी कभी अभी तक इवेल्युएट न किया गया हो, मूल्यांकन नहीं किया गया हो कि उसको रेड लिस्ट में कहाँ रखा जाए, या कुछ भी नहीं किया गया हो, सिर्फ ये जान के छोड़ दिया गया कि वो रेयर स्पीशीज है, तो व्हाइट कलर में आते हैं। तो इतना चीजें आपको याद रहना चाहिए, क्लियर।
आयरन डोम रक्षा प्रणाली किसकी है? तो ये इजराइल का है वायु रक्षा प्रणाली, जिसको आयरन डोम रक्षा प्रणाली कहा जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आशा कार्यकर्ता, जो आशा कार्यकर्ता हैं, वो गोवा छोड़कर सभी राज्यों में यूट्यूब में इनको नियुक्त किया जाएगा, लागू किया जाएगा आशा कार्यकर्ता को। और आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ये आशा का फुल फॉर्म है। और ये गोवा को छोड़ के, ध्यान रखना, गोवा को छोड़ दिया गया। और नियुक्ति किसके द्वारा किया जाएगा? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्रालय है, मिनिस्टर है, उसके तहत, या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत किया जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है कि अभी क्रूज मिसाइल ब्यूर-वेस्टनिक, क्रूज मिसाइल ब्यूर-वेस्टनिक का सफल परीक्षण किसने किया? ब्यूर-वेस्टनिक का रूस ने किया। ठीक है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35%, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। किसके द्वारा? एमपी सरकार द्वारा। लेकिन ध्यान रखना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या वन विभाग है, उसमें नहीं दिया गया। ठीक है, 35% तो दिया गया है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं दिया गया। एक है ऑपरेशन अजय, अभी न्यूज में रहा। क्या है ऑपरेशन अजय? तो इजराइल और फिलिस्तीन में जो भारतीय नागरिक है उनको भारत लाने की ये ऑपरेशन है, जिसको बोला जाता है ऑपरेशन अजय। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरचा धान, अभी हाल ही में जीआई टैग मिला। ये मरचा धान कहाँ का है? तो बिहार का है, और बिहार के पश्चिमी चंपारण में ये मरचा धान होता है। ठीक है ना। अभी 9th P20 क्या है? पार्लियामेंट 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो भारत ने किया। ध्यान रखना, ये 13 से 14 अक्टूबर न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है ना। तो 9th P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी किया जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ये वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है। एक तो अप्रैल में जारी किया जाता है, दूसरा अक्टूबर में किया जाता है। तो अब IMF की बात आ गई, तो IMF के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर ये रिपोर्ट के बारे में देखा जाए तो रिपोर्ट कौन कौन से जारी करता है? तो पहला रिपोर्ट तो हमने यहाँ पे लिखा है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। दूसरा रिपोर्ट एक है जिसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ग्लोबल फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया जाता है। एक और रिपोर्ट जो न्यूज में कभी पूछा जा सकता है, वो रिपोर्ट है क्या? फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट भी इसके द्वारा ही जारी किया जाए। तो 3 रिपोर्ट आपको याद रखना है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है, IMF के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया जाता है, और फिजिकल मॉनिटरी रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब बात आता है कि IMF में कितने सदस्य देश हैं। तो IMF में अभी वर्तमान समय तक 190 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना ये 1944 में हुआ था। क्यों? महान मंदी आया था। महान मंदी कब आया था? महान मंदी 1930 में जो आया था, तो उस महान मंदी से उबारने के संदर्भ में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इस IMF का, अगर IMF का देखा जाए तो कौन से डिक्लेरेशन के थ्रू हुआ था? तो ब्रेटन वुड, ध्यान रखना, ब्रेटन वुड समझौते के तहत या सम्मेलन के तहत या घोषणा पत्र के साथ इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था या एस्टैब्लिश हुआ था। तो इतनी बातें आपको याद रखना होगा IMF के संदर्भ में। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। ये मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान, चंबल नदी के पूर्वी तट पे है। ठीक है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान और चंबल नदी के पूर्वी तट पे है। नेक्स्ट न्यूज में रहा कि भारतीय
फार्माकोपिया फार्माकोपिया आयोग, ये किससे रिलेटेड है? तो भारतीय फार्माकोपिया आयोग ये दवाओं के मानक स्टैंडर्ड तय करने वाला ये आयोग है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में ये आयोग है। ध्यान रखना, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय फार्माकोपिया आयोग है, जो दवाओं के मानक को क्या करता है? तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व कितने हैं कुल? तो कुल 17 हैं। ध्यान रखना, कुल कितने हैं? 17 है। अटलांटिक पफिन एक समुद्री पक्षी है, एक प्रवासी प्रजाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड, यूके, पूर्वी कनाडा, नीदरलैंड के तटों पे पाया जाता है। तो अटलांटिक पफिन कहाँ पाया जाता है? ग्रीनलैंड, यूके, पूर्वी कनाडा, नीदरलैंड के तटों पे पाया जाता है और इसको समुद्री पक्षी बोला जाता है। एक प्रवासी माइग्रेटेड क्या है? स्पीसीज है। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, अभी न्यूज में रहा लखपति दीदी पहल। तो ये लखपति दीदी पहल किसका है? भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में जाना जाता है। ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप में महिलाओं को प्रशिक्षित करना इसका काम है, ताकि वे प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष अस्थायी आय अर्जित कर सकें। कितने? 1 लाख रुपया प्रति वर्ष कम से कम अस्थायी आय के रूप में अर्जित कर लें। इस हाल में उनको एम्पावर करने के लिए, महिलाओं के लिए ये लखपति दीदी पहल स्टार्ट की गई। इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत किया गया। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत किया गया। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत इस लखपति दीदी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत लखपति दीदी पहल का शुरुआत हुआ। ध्यान रखना इस बात को कि कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत हुआ। और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है कि अभी नोबेल पुरस्कार जो मिले हैं उस पूरे नोबेल पुरस्कार को देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसको किसको क्या मिला है। चिकित्सा में देख लें, चिकित्सा में तो मेडिसिन में डॉक्टर कारिको को मिला है। ये कारिको हंगरी के हैं और ये बाद में अमेरिका की क्या ले लिया था? सिटीजनशिप ले लिया था। डॉक्टर विस्मैन कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं। ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड आधारित संशोधन की खोज के लिए इनको चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने मैसेंजर आरएनए वैक्सीन बनाया है। किसके लिए? कोविड-19 के लिए। कोविड-19 के लिए मैसेंजर आरएनए आधारित वैक्सीन बनाया है। उसके लिए इन दोनों लोगों को, डॉक्टर कारिको और डॉक्टर विस्मैन को क्या मिला है? चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है कि भौतिकी में देखा जाए तो किसको मिला है? पियरे एगोस्टिनी को। पियरे एगोस्टिनी को, ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। यूएसए के हैं। फ्रैंक क्रास को कहाँ से मिला है? फ्रैंक क्रास कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं, इनको मिला है, जर्मनी के हैं। और एनी एल हुइलियर, ये स्वीडन के हैं, इनको क्या मिला है? भौतिकी पुरस्कार मिला। किसको? पियरे एगोस्टिनी को, फ्रैंक क्रॉस को, एनी एल हुइलियर को मिला है। क्यों मिला है? कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए, जो पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन करने पे इनको भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज की तरफ देखें तो रसायन में मिला है। रसायन में 3 लोगों को मिला है। एक है मोगीजी बाम्बेडी, ये कहाँ के हैं? तो ये फ्रांस के मूलतः हैं, बट ये बाद में अमेरिका के क्या कर लिए हैं? अमेरिका के सिटीजनशिप ले लिए हैं, तो अमेरिका। ठीक है। लुइस ई ब्रूस को मिला, ये कहाँ के हैं? ये यूएस के हैं। फिर क्या? एलेक्सी आई एकिमो, ये भी कहाँ के हैं? ये रसिया के मूलतः रहने वाले हैं, लेकिन यूएसए के क्या ले लिए हैं? सिटीजनशिप ले लिए हैं। इन तीनों लोगों को रसायन क्षेत्र में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला 2023 का। क्वांटम डॉट्स की खोज करने के लिए इन लोगों को रसायन में दिया गया। किसको? मोगेजी बाम्बेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमो
शांति पुरस्कार देख लीजिए, शांति नोबेल प्राइज। तो शांति नोबेल प्राइज ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता को मिला, नरगिस मोहम्मदी को। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, इनको मिला है लगभग 31 वर्ष इन्होंने जेल में सजा काटी है। ठीक है, ये अनेकों बार गिरफ्तार करके जेल में रही हैं। 31 वर्ष की जेल में सजा काटने के बाद इनको शांति पुरस्कार दिया गया है। किस नोबेल प्राइज 2023 में। कहाँ की है? ईरान की है, नरगिस मोहम्मदी इनका नाम है। साहित्य में देखें तो जान कासे को मिला है, जान कासे को, ये नॉर्वेजियन है। ठीक है, ये मानवीय भावनाओं को सरल भाषा में व्यक्त करने हेतु इनको मिला है। साहित्य में मानवीय भावनाओं को सरल भाषा में व्यक्त करने के लिए इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में देखा जाए तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है, ये यूएस के हैं। कहाँ के हैं? यूएस के हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को बढ़ाने के लिए इनको अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया गया। ये तीसरी महिला है। ठीक है, वहीं पे अगर देख लिया जाए कि चिकित्सा में डॉक्टर कारिको हैं, जो कारिको ये 13वीं महिला हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है ना, 13वीं महिला। लेकिन अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में ये तीसरी महिला हैं, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। अब कुछ भारत के सापेक्ष में बात कर लिया जाए, और भारत के सापेक्ष में बात करने के बाद देखा जाता है, देखो भारत में अगर देखा जाए नोबेल प्राइज में, पहली बात तो नोबेल प्राइज कब से स्टार्ट हुआ? नोबेल प्राइज हमारा स्टार्ट हुआ कब? 1901 से देना स्टार्ट किया गया। जब 1901 में स्टार्ट हुआ था तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में दिया जाता था। 6वां क्षेत्र अभी तक कितने क्षेत्र में दिया जाता है? टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6वां कब से देना स्टार्ट हुआ? 1968 से देना स्टार्ट किया गया। और जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है, बैंक के द्वारा दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये 6वां, और 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ठीक है, इतनी बात मालूम होनी चाहिए। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत के संदर्भ में चाहे 9 हैं वो भारतीय मूल के हों या भारत के हों, इनको क्या मिला गया? नोबेल प्राइज मिला 9। और 9 को कभी ना कभी कहीं से न पूछा जा सकता है। तो अगर हम करंट पढ़ रहे हैं तो उस करंट को अच्छे से चारों तरफ से देख लें कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है ना, तो ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्वालिटी खराब हो जाती है, और क्वालिटी खराब हो जाती है तो उसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहला नोबेल प्राइज भारत में सबसे पहले किसको मिला था? रविंद्रनाथ को मिला था। और कब मिला था? ये 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा अगर नोबेल प्राइज देखा जाए तो सीवी रमन को मिला था। और कब मिला था? 1930 में मिला था। और रमन इफेक्ट या भौतिकी में मिला था, इनको भौतिकी में, फिजिक्स में मिला था। तीसरा है हरगोविंद खुराना को मिला था। गोविंद खुराना को मिला था। अगर हरगोविंद खुराना को मिला कब था? तो इनको मिला था 1968 में, 1968 में मिला था। और इनको मेडिसिन में मिला था। मेडिसिन में क्यों मिला था? तो इन्होंने कोडॉन की खोज की थी, कोडॉन की। ठीक है ना, और कोडॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा हमारा अगर देखा जाए तो चौथा किसको मिला? चौथा मिला था मदर टेरेसा को। कब मिला था? मदर टेरेसा को मिला था 1989 में। किस क्षेत्र में? शांति में मिला था, शांति में। ठीक है ना, शांति में मिला था। नेक्स्ट अगर देखा जाए पांचवा, तो पांचवा किसको मिला था? एस चंद्रशेखर को मिला था। और एस चंद्रशेखर को कब मिला था? 1983 में मिला था, 1983 में मिला था। और किस में? भौतिकी में। इनको यही चंद्रशेखर सीमा वगैरह, ब्लैक होल वगैरह की परिकल्पना किए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन है? तो छठा है हमारे अमर्त्य सेन। ये छठा है अमर्त्य सेन। इनको मिला था 1998 में। किस में? इकोनॉमी में।
इकोनॉमिक्स में इनको मिला था। फिर आ जाओ, वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला था। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला था। छठा सातवां है वेंकट रमन रामकृष्णन को मिला था। कब मिला था? इनको 2009 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? ध्यान रखना, रसायन के क्षेत्र में इनको मिला था वेंकट रमन। ठीक है। कैलाश सत्यार्थी आठवां है कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और ये इनको कब मिला था? 2014 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? शांति में मिला था। ठीक है। और अभी जो लास्ट मिला है वो अभिजीत बनर्जी को मिला है। अभिजीत बनर्जी को मिला है। और कब मिला है? 2019 में मिला है। इकोनॉमिक्स सेक्टर में मिला है, इकोनॉमिक्स सेंटर में। ठीक है, आपको इतना जानना चाहिए। अच्छा, एक और बात आता है कि महात्मा गांधी को भी नॉमिनेट किया गया था। मालूम है आपको कि कितनी बार नॉमिनेट किया गया था महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज के लिए? तो महात्मा गांधी को 5 बार नॉमिनेट किया गया था। 5 बार नॉमिनेट किया गया था। ठीक, नामांकन किया गया था 5 बार। अगर देखो तो लगातार 1937 से लेकर 39 तक 3 वर्ष के लिए यहाँ किया गया था। और फिर से 1947 और 48 2, तो ये 5 बार इनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ध्यान रखना महात्मा गांधी जी के बारे में भी। ठीक है ना। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।